नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश के आज दूसरे चैप्टर में आ चुके हैं, यानी कि दूसरा दिन है और चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह आपके सामने है सिलेबस, ठीक है? और जैसे ही यह आज का टॉपिक ख़त्म होगा या फिर कोई टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इस वीडियो में भी यह वाला टॉपिक है जो आज हम पढ़ाएँगे ख़त्म होगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी इसका पूरा कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है उससे पहले एक बार सिलेबस इसे देख लीजिए। सिलेबस क्या है? ग्राम समाज एवं विकास, ये वाला चैप्टर है, 25 नंबर का आएगा। उसमें से देखिए कौन कौन सा चैप्टर है यहाँ पर देख लीजिए। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, दूसरा है ग्राम विकास कार्यक्रम है, और तीसरे नंबर का टॉपिक है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। चौथे नंबर का टॉपिक है ग्राम विकास और शोध प्रणाली, ठीक है? और पाँचवें नंबर में देखें तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि ग्राम में कौन कौन सी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में है। अब छठवां नंबर का टॉपिक है ग्राम सामाजिक विकास, यानी कि ग्राम में सामाजिक विकास कैसे होगा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, ठीक है? यही वाला जो टॉपिक है यही आज हम लोगों को पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है? ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। इसमें कौन कौन सा है देखिए, जैसे यहाँ अस्थाई बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, यही सब हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? उसके बाद लास्ट टॉपिक है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं। तो यही टोटल 10 टॉपिक है। 20 दिन लगेगा मुश्किल से। हमने पहला भाग अपलोड किया है, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आ सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए जो हम आज पढ़ाएंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम पे आप लोग को आना होगा, वहीं पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, जो लाल वाली बटन दिख रही है इसे दबा करके बगल में घंटे का निशान दबाकर सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? तो आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या पढ़ना है? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, यह सब क्या था, यही सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, तो चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। तो ग्राम में भूमि का सुधार या फिर अ, भूमि का सुधार हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? भूमि सुधार भूमि सुधार का मतलब है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करना ही, इसे ही भूमि सुधार कहते हैं। अब देखिए, भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह कब से शुरुआत हो गया? तो देखिए, यहाँ पर जब अंग्रेज भारत में आए थे शासन करने, वह शासन करने तो आ गए, ठीक है? कहाँ पर आए थे? यही पश्चिम बंगाल में सबसे पहले अपना शासन जमाए। प्लासी एवं बक्सर का युद्ध करने के बाद यहाँ पर कब्जा जमा लिए। अब यहाँ पर कब्जा जमाने के बाद लोगों से तरह तरह के टैक्स लेने लगे। कोई खेती कर रहा है तो उस पर टैक्स ले रहे हैं, ठीक है? और उसके अलावा टैक्स में भी कई प्रकार के टैक्स जो हम लोग को आज पढ़ना है, जैसे बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त करके अपने अपने यहाँ धन को कैसे लिए, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त से कुछ सुधारें, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाएं। देखिए यहाँ पर है ना, तो यही सब हम लोग को पढ़ना है। देखिए एक बार देख लीजिए, इजारेदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, यह सब क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से टैक्स के रूप में पैसा लेने के लिए जो ये सब व्यवस्था लागू किया, यही सब हम लोग को पढ़ना है भूमि सुधार में, ठीक है? तो देखिए, भूमि सुधार में जो भूमि सुधार है, यानी कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए, राज्य सूची क्या होता है? तो देखिए, सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची ऐसा विषय है, यानी कि इस सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है, यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार को क्यों? क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत राज्य में ही होती है। तो देखिए, इसमें जैसे हो गया कृषि वाली बात हो गई, ठीक है? कृषि के अलावा वन संबंधी किसी पर कानून बनाया ना रहेगा तो राज्य सरकार बनाएगी। उसके अलावा कारागार, यानी कि जेल संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार ही बनाएगी। और पुलिस संबंधी हर राज्यों में अपना अपना पुलिस होता है राज्य सरकार का, उसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक ये आपात की स्थिति लागू ना हो, ठीक है? तो पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सरकार को। हर राज्य सरकार का अपने अपने पास है। यूपी का पुलिस का कानून यूपी गवर्नमेंट बनाएगी,
ठीक है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाएगी। उसके अलावा जो भू राजस्व यहाँ देख रहे हैं, तो भू राजस्व किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। इस पर भी कानून राज्य सरकार ही बनाएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो 61 विषय वर्तमान में हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है संघ सूची। संघ सूची मतलब संघ यानी कि केंद्र, इसमें टोटल 100 विषय हैं। अब 100 विषय मतलब देखिए, जैसे रक्षा एक विषय हो गया, तो रक्षा पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ बना दिए सेना कानून, ठीक है, कि आज से भर्ती हम कराएंगे, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रक्षा पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। उसके अलावा विदेशी मामले हो गया, तो विदेश से मोदी जी जाते हैं, सबसे अलग अलग बात करके आते हैं, ठीक है, विदेश से कोई समझौता करके आए, तो उन सब पर कानून कौन बनाएगा? विदेश सरकार यानी कि संघ सरकार ही बनाएगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जनगणना, जनगणना हो गया, तो जनगणना पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार ही बनाता है। लेकिन जनसंख्या कर दे तो जनसंख्या दोनों लोग बना सकते हैं, ठीक है, आगे आएगा। उसके अलावा रेल हो गया, जैसे रेल चलती है तो रेल पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसा है नहीं कि यूपी में रेल चले तो यूपी गवर्नमेंट बना दे कि ऐसा कानून नहीं होगा, रेलवे में भर्ती हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता राज्य सरकार। ठीक है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है, यह सब क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बने भी हैं, आगे हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। पूछता है आगे कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। ठीक है, उसके अलावा वायुयान या फिर वायुयान के संबंधी कानून भी केंद्र सरकार बनाता है। अब देखिए समवर्ती सूची आगे आता है, तो समवर्ती सूची मतलब होता है दोनों लोग। क्या होता है? दोनों लोग। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। ठीक है, लेकिन यदि आपात की स्थिति यानी आपातकाल की स्थिति आ जाए या फिर दोनों में से सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो मतलब दोनों लोग कानून बना दिए, उस पर विवाद हो गया, तो विवाद की स्थिति में उस पर जो केंद्र सरकार है उसी का ही कानून माना जाएगा। इसमें टोटल 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या का विषय हो गया, शिक्षा संबंधी कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, समाचार पत्र पे हो गया या फिर कारखाना संबंधी हो गया, इन सब पर कानून कौन बनाती है? दोनों लोग। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भू राजस्व व्यवस्था है, यानी कि भारत जब स्वतंत्र नहीं था उससे पहले भारत में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह सब हमारे कोर्स में ये टॉपिक जोड़ा है। तो देखिए, मुख्य रूप से 3-4 प्रकार से व्यवस्था थी। एक पहली व्यवस्था थी इजारेदारी व्यवस्था। हमने बताया ना, अंग्रेज जब आए थे तो तरह तरह के कानून बनाए थे अपने टैक्स के लिए, तो उसी में से एक था इजारेदारी व्यवस्था। देखिए, इजारेदारी व्यवस्था कहाँ लागू किया? तो सबसे पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया गया, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? इसे फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है इंग्लिश में। इजारेदारी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जो कि अंग्रेज सभी लोगों को एकत्रित करते थे। ठीक है, किसी एरिया विशेष में बहुत सारे लोगों को एकत्रित करते थे और उसमें से बोली लगाया जाता था कि अंग्रेज बोली लगाते थे कि इस वाले ग्राम का हमें टैक्स देना है, बोलिए कौन कितना अधिक टैक्स दे सकता है। तो किसी ने बोला महाराज हम 100 बोरी आपको टैक्स देंगे महीने में, तो उससे बढ़कर कोई बोल दिया कि हम 110 बोरी देंगे। ठीक है, अब कोई और आगे बोल दिया कि हम 150 बोरी देंगे, तो इसी पर बोली रुक जाती थी। तो इसे ही कहते थे इजारेदारी व्यवस्था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे ही अंग्रेज देते थे उस एरिया के लिए टैक्स वसूलने के लिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज पूरे उतना बड़ा एरिया था, जाकर सभी से टैक्स नहीं ले सकते थे, इसलिए किसी एरिया विशेष के लिए अपने एक कर्मचारी या फिर चमचा कह दीजिए उसी को नियुक्त कर देते थे। तो इसी को हम लोग कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और इजारेदारी व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई। अंग्रेज़ों ने नया व्यवस्था लाना शुरू कर दिया और उस नए व्यवस्था का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त मतलब होता है अस्थाई, किसी काम को अस्थाई कर देना। तो समझिए इसको सबसे पहले कौन लाया था? तो कार्नवालिस लाया था। ठीक है, कौन लाया था? कार्नवालिस लाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं? तो कार्नवालिस को कहते हैं। और पूछता है सन भी, तो जान लीजिए सन 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो सन और कौन किसके काल में लागू की गई थी इसे याद रखिए।
तो कार्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की थी। इसमें क्या था, इस व्यवस्था में जमींदार को जागीर का मालिक बना दिया गया। मालिक पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया, बस मालिक जैसा उसे बना दिया गया जमींदार को, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित क्षेत्र से निश्चित राशि की इनसे मांग की गई, ठीक है। मान लीजिए कि यह वाला कोई क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे किसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक जमींदार को अंग्रेजों ने पकड़ा और इसे बना दिया मालिक इस एरिए का। इस एरिए में जितनी भूमि थी सभी के कागज वगैरह सभी की जिम्मेदारी किसके पास आ गई, इसी के पास। किसके पास, जमींदार के पास। अब जमींदार जो था यहाँ से टैक्स लेता था और टैक्स ले जाने के बाद अंग्रेजों को देता था। यह पूरे संपूर्ण देश के 19% हिस्से पर लागू किया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कितने % हिस्से पर लागू किया गया और कहाँ कहाँ लागू किया गया। तो याद रखिए 19% हिस्से पर लागू किया गया। और देखिए कहाँ कहाँ लागू किया गया, तो यहाँ पर देखिए इसे सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। बंगाल के बगल में था बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब उस समय यूपी उत्तराखंड सब हैं, इसी को कहते थे संयुक्त प्रांत। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और कर्नाटक के उत्तरी भाग में इसे लागू किया गया। किसे, अस्थाई बंदोबस्त को। अब देखिए इसमें और क्या है पॉइंट, और इसे देखिए सूर्यास्त कानून भी कहते थे। सूर्यास्त कानून क्यों, क्योंकि अंग्रेज जिसको भी बनाते थे वह उसका जमींदार, ठीक है। तो एक टाइम फिक्स कर देते थे कि इस महीने में इस तारीख को हमें ला करके अपना जितना भी वहाँ से टैक्स वसूलते हो हमें ला कर देना है। और कोई नहीं ला कर देता था, ठीक है, सूर्यास्त से पहले, तो उसे क्या करते थे, बर्खास्त कर देते थे और उसके जगह पर अपना नया चमचा या फिर नया जागीरदार नियुक्त कर देते थे, ठीक है। तो इसे याद रखिए सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, किसे, अस्थाई बंदोबस्त को। और देखिए जमींदार पूर्ण रूप से मालिक नहीं होते थे और न ही ज़मीन को बेच सकते थे। जमींदार को बना दिया गया जमींदार, लेकिन वह उसे ज़मीन को बेच नहीं सकते थे और न ही किसानों को उससे बेदखल कर सकते थे। लेकिन जमींदारों से ही ज़मीन छीनी जा सकती थी यदि वह अंग्रेज़ों को टाइम से लगान पहुंचाते नहीं थे। अब देखिए इस व्यवस्था से अंग्रेज़ों को नियमित यानी कि बहुत आय होने लगा और यह धीरे धीरे व्यवस्था पैतृक हो गई, यानी कि जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा, ठीक है। और यही क्रम चलता गया। इसमें जमींदारों को क्या फ़ायदा होता था, तो देखिए यहाँ पर इस पे जमींदारों को, मान लीजिए जो वहाँ का जमींदार है टोटल 11 बोरा वसूला, ठीक है, 11 बोरा उस गांव से वसूला यदि कोई अनाज, तो उसमें से 10 भाग दे देता था अंग्रेज़ों को। अब बचा एक भाग, तो एक भाग अपने पास रखता था, यानी कि टोटल 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। 10 बोरी में से 1 बोरी जमींदार के पास और बकिया 10 बोरी, मतलब 1 बोरी जमींदार के पास और 10 बोरी अंग्रेज़ के पास देता था। तो इसमें ज़मींदार का यही फ़ायदा होता था। इससे ज़मींदार क्या करता था कि लोगों से ज़्यादा मात्रा में लगान वसूलता था और अपने पास रख करके अंग्रेज़ों को देता था, ठीक है। तो यह कौन सी व्यवस्था हो गई, यह हो गई अस्थाई बंदोबस्त और इजारेदारी व्यवस्था, हमने पढ़ लिया। एक बार और देख लिया, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की और इजारेदारी व्यवस्था हमने पढ़ा तो इसे वारेन हास्टिंग के समय लागू किया गया 1772 ईस्वी में, और बंगाल में इसे लागू किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोग देखते हैं। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि रैयत मतलब होता है किसान, रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। और उससे पहले यदि आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ पर लाल वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटे वाली निशान को भी दबा दें और वीडियो को लाइक करें पसंद आ रहा हो तो। अब देखिए रैयत मतलब क्या होता है, किसान, और इसे लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो को। जो टॉमस मुनरो है, यह कई बार पूछा है कि टॉमस मुनरो के समय कौन सी व्यवस्था लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो याद रखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के समय लागू की गई। अब देखिए इस व्यवस्था में क्या किया गया, जो पिछला व्यवस्था था उसमें जमींदारी व्यवस्था या फिर अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया, लेकिन जमींदार बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करने लगे, लोगों से ज़्यादा लगान वसूलने लगे, तो इसे हटा करके अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी। इसमें क्या था कि प्रत्येक किसान को उसका मालिक बना दिया, यानी कि जो किसान था उसको उसका ज़मीन समझिए वापस दे दिया कि ले जाओ अपना अपना ज़मीन उगाओ, और एक टैक्स फिक्स कर दिया और प्रत्येक किसानों से जा कर के लेने लगे। अब देखिए तो इस व्यवस्था में सरकार ने ज़मीन किसानों को दे दी और सर्वप्रथम इसे लागू कहाँ किया गया, तो बम्बई, मद्रास, असम में इसे लागू किया गया, 3 जगह।
कहाँ पर? बम्बई, मद्रास और असम में। और यह पूरे ब्रिटिश भारत के 51% हिस्सों पर लागू किया गया था। कितने परसेंट? 51% हिस्सों पर लागू किया गया। यह कई बार पूछ लिया है। अब देखिए इसमें और सबसे पहले 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु में लागू किया गया। ठीक है, तो पूछते सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया। और इसमें टैक्स की बात कितनी थी, यानी टैक्स कितना लिया जाता था, तो 1/3, यानी किसी ने 3 बोरा गेहूँ उगाया तो उसमें से 1 बोरा देना होता था अंग्रेजों को। ठीक है, अब देखिए इस व्यवस्था को भी धीरे धीरे समाप्त करना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए अंग्रेजों के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक किसानों से जा करके उनसे टैक्स लेना पड़ता था। इससे अंग्रेजों का समय भी बहुत बर्बाद होता था। पता चले किसी किसान के घर गए मांगने, वो अपने घर से गायब है, फिर दूसरे दिन आए तो फिर गायब है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस व्यवस्था को हटा दिया। तो इसमें क्या याद करने वाली बात है, तो याद कर लीजिए टॉमस मुनरो के समय इसे लागू किया गया था और सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया था और देश के 51% हिस्से पर लागू किया गया था। इसमें टैक्स जो था 1/3 था। अब नेक्स्ट और लास्ट व्यवस्था आती है महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये अभी समझिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था, महाल मतलब होता है गाँवों का समूह। ठीक है, तो गाँवों के समूह वाली व्यवस्था को हम लोग कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखिए इसमें क्या था कि पहले वाले रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक जमींदार को बना दिया गया। फिर उसके बाद आया रैयतवाड़ी नहीं, यहाँ पर देखिए अस्थाई बंदोबस्त में किसे बना दिया गया मालिक? जमींदारों को। फिर उसके बाद आया रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें बना दिया गया किसानों को मालिक। फिर महालवाड़ी व्यवस्था में गाँवों के एक समूह को, यानी कि कोई गाँव यह है तो इसमें एक समूह लोगों को, पूरे गाँव के समूह में किसी एक व्यक्ति को मालिक बना दिया गया कि भाई आप ही टैक्स वसूल करके दोगे। तो महाल मतलब क्या होता है? गाँव का समूह। और इसे सर्वप्रथम लागू किसने किया था? तो 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के प्रयास से लागू किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय इसे मध्य प्रांत, यानी कि लगभग बीच वाले यानी मध्य प्रदेश वाले हिस्से को और आगरा पंजाब में इसे लागू किया गया। यहाँ पर देखिए मैप में इसे हाल्ट मैकेंजी के प्रयासों से लागू किया गया। कहाँ पर? यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आगरा वाले डिस्ट्रिक्ट में इसे लागू किया गया। ठीक है, और कानूनी रूप की इसे बात करें तो 1822 ईस्वी में इसे कानून का रूप दे दिया गया महालवाड़ी व्यवस्था को। इसमें टैक्स जो है, टैक्स लेने की जिम्मेदारी गाँवों को थी। ठीक है, किसी एक गाँव विशेष को उसमें मालिक बना दिया गया कि टैक्स का कलेक्शन आप ही करेंगे, जब संपूर्ण गाँव का टैक्स हो जाएगा तो हमको ला करके इकट्ठा देंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लिया गया, यानी कि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था किस में थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था में थी। इसमें लगभग 60% टैक्स लिया जाता था। ठीक है, यानी कि कोई 100 बोरा गेहूँ उगाया, यानी किसी के पास 100 बोरा गेहूँ है तो 60 बोरा गेहूँ अंग्रेजों को देना पड़ता था। अब देखिए तो यह तीनों व्यवस्था खत्म हो गई। अब इसके अलावा कुछ और संस्थागत सुधार हैं, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो हमने पढ़ ही लिया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन धीरे धीरे हुआ। फिर उसके बाद मध्यस्थों का अंत। ठीक है, भूमि सुधार के बीच में मध्यस्थों का धीरे धीरे अंत, यानी कि बिचौलिए का धीरे धीरे इसमें अंत हो गया। और भूमि स्वामित्व कृषकों के हाथ में हस्तांतरण, यानी कि भूमि स्वामित्व कृषकों के हाथ में उसे दे दिया गया। जैसे हमने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था, अंग्रेज क्या थे, धीरे धीरे भूमि को क्या कर दिए, किसानों के हाथों में दे दिए। तो वही कह रहा है भूमि स्वामित्व को कृषकों का हस्तांतरण। और उसके अलावा भूमि के खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हलबंदी। तो इसे हम लोग को आगे डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर चकबंदी हलबंदी क्या थी, तो मान लीजिए यहाँ पर किसी का खेत दूर दूर बिखरा हुआ है, तो बिखरे हुए उसके खेत को एक जगह लाने की क्रिया ही चकबंदी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनका खेत 3 जगह बिखरा हुआ है, तो यह तीनों जो है, यह तीनों भाग ला करके एक जगह मिला देना ही इसे ही चकबंदी कहा जाता है। कुछ इसी प्रकार से हलबंदी, तो इसे हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सहकारी सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि सहकारी मतलब क्या है, कई लोगों के समूह को मिल करके किसी खेती करना। मान लीजिए किसी के पास बैल हैं और किसी के पास हल हैं, तो उसको जब काम पड़े तो बैल
उसको दे दिया, ठीक है, और हल की ज़रूरत पड़े तो वह उससे ले लिया। या आज के समय में देखें तो किसी के पास ट्रैक्टर है, तो किसी के पास ठीक है गेहूँ दाने वाली मशीन है। तो इस प्रकार से मिलजुल कर सामुदायिक रूप से कृषि को बढ़ावा देना और लगान में कमी, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जोतों की बात करें तो जोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक सीमांत जोत, लघु जोत और वृहद जोत। अगर किसी के पास 1 से 4 हेक्टेयर तक खेत है तो उसे सीमांत जोत के अंतर्गत रखा जाता है। और लघु जोत की बात करें तो लघु जोत में 4 से 10 हेक्टेयर तक के बीच के खेत है तो उसे लघु जोत के रूप में दर्जा दिया जाता है। और सरकार की योजनाएं भी आती हैं, कभी कभी सीमांत कृषकों के लिए, कभी कभी लघु किसानों के लिए, ठीक है, और बृहद किसानों के लिए। और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा यदि किसी के पास भूमि है तो उसे वृहद जोत कहा जाता है। अब कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सुधार भी बहुत सारे आए, जैसे देखिए कृषि का आधुनिकीकरण, मतलब देखिए इस समय तरह तरह के आधुनिक उपकरण आ गए हैं, जैसे हार्वेस्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से कृषि का धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ। इन सब टॉपिकों को हमें आगे भी डिटेल से पढ़ना है, यहाँ केवल हेडिंग के रूप में देख लेते हैं। उसके अलावा उन्नत किस्म की बीज, आजकल ऐसे ऐसे बीज यानी कि आ गए हैं जिसकी वजह से हमारे उत्पादों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, जिसे हाइब्रिड बीज भी कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड मतलब होता है संकरित, यानी कि दो लोगों को मिला देने से एक नए प्रकार का बीज तैयार करना ही हाइब्रिड बीज कहलाता है। और उर्वरक यानी कि उन्नत किस्म के उर्वरक आ गए हैं, डाई, पोटास, यूरिया और कीटनाशक भी आ गए हैं, जिससे फसलों में लगने वाले रोगों में बहुत मदद मिलती है उसको हटाने में, ठीक है। और बेहतर सिंचाई व्यवस्था, तो सिंचाई की व्यवस्था देखिए पहले नहरों से पानी सींचा जाता था, हालांकि नहर भी आज प्रचलित है, लेकिन यूपी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नलकूप से यानी कि ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। तो आज के समय में बेहतर सिंचाई व्यवस्था भी कृषि के सुधारों में काफ़ी मददगार है। और उन्नत उपकरण, वही ऊपर हमने बात की उन्नत उपकरण की, कि जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, यही सब। अब यहाँ पर अच्छा बीज भंडारण, अब देखिए हमारे पास ढेर सारा उपकरण और अच्छे बीज से हमारे पास अन्य तो हो गया, उसके लिए अच्छे भंडारण यानी कि उसे रखने की भी व्यवस्था सरकारों द्वारा या फिर हमारे द्वारा किया जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं अच्छी बीज भंडारण व्यवस्था। और उसके बाद यहाँ पर अच्छा वितरण, अब देखिए भंडारण कर लिए, अब दूसरों को बांटना है तो अच्छे से वितरण व्यवस्था भी हमें लागू करनी पड़ेगी। तो अच्छी वितरण व्यवस्था भी कृषि तकनीकी के आधुनिकीकरण में इसे गिना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब हल करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने तीनों व्यवस्था को पढ़ लिया, अस्थाई व्यवस्था और अस्थाई के बाद रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो अस्थाई व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि यह जो थी देश के लगभग 19% हिस्सों पर थी। इसे वारेन नहीं, कॉर्नवालिस के समय इसे 1793 में लागू किया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया, तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के प्रयास से इसे शुरुआत किया गया, और यह जो थी देश के 51% यानी कि सर्वाधिक हिस्सों पर लागू थी। कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद हमने पढ़ा महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था देश के 60% हिस्सों पर लागू थी। तो यह सब हमने डिटेल से पढ़ा दिया। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं कि हमने पढ़ा उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया। तो देखिए जमींदारी व्यवस्था कहें या फिर जमींदारी को ही अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। तो इसका शुरुआत किसने किया, तो वही कॉर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, तो जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ कॉर्नवालिस के समय किया गया था 1793 में, ठीक है, 1793 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। तो कथन पढ़ते हैं, इसे बंगाल में लागू किया गया था। तो हाँ, इसे तो लागू किया गया था, तो यह नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी का मालिक बना दिया गया, यह भी सही है। इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रखता था। अब नेक्स्ट क्या है, यह स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% हिस्सों पर लागू थी। तो देखिए इसमें से यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन जो यह वाला है यह सही नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि महालवाड़ी प्रथा का जनक किसे कहा जाता है। तो महालवाड़ी प्रथा का जनक किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, हाल्ट मैकेंजी और सर जॉन शोर। तो देखिए महालवाड़ी प्रथा की बात करें तो यह
विलियम बेंटिक के समय तो लागू हुई थी, लेकिन जनक की बात करें तो जनक हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महालवाड़ी प्रथा को किन 2 जगहों पर शुरू किया गया था? तो पंजाब हरियाणा नहीं, हमने अभी पढ़ा है। बंगाल एवं बिहार। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आगरा एवं अवध। और चौथा है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर शुरू किया गया था? आगरा एवं अवध के क्षेत्र में इसे शुरू किया गया था महालवाड़ी प्रथा को। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका तो पहले ही सही लग गया है। तो रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ पर लागू की गई थी? कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक में ही सबसे पहले कर्नाटक के ऊपरी वाले हिस्से पर लागू किया गया था इसे। उसके अलावा जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। जी हाँ। महालवाड़ी प्रथा अवध में, हाँ। ऑपरेशन बरगा का संबंध पश्चिम बंगाल से है, तो नहीं पूछा है। तो रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, हमने गलत बता दिया। तो पाँचवें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो इसे कहाँ पर लागू किया गया था? कर्नाटक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, होना चाहिए तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपरी वाले सिरे पर इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? तो हमने बताया था 3 विषय थे, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में क्या पूछा है यहाँ पर कि भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो देखिए जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत की बात करें तो बिहार में नहीं हुई थी, बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में सबसे पहले जमींदारों के उन्मूलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में, यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद 1950 ईस्वी में इसे पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बरगा का संबंध बटाईदारों से संबंधित है। बटाईदार मतलब बांटने वालों। ठीक है, बांटने वालों से संबंधित है, जमींदारों के संरक्षण से नहीं है, उपयुक्त तो दोनों से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी वाला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए चकबंदी आता है, सहकारी खेती, सहकारी मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलजुल करके खेती करना सहकारी खेती कहलाता है, तो यह भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। तो काश्तकारी भी भूमि सुधार के अंतर्गत ही आता है। ड्रिप सिंचाई की बात करें तो ये देखिए यह सिंचाई वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये ड्रिप सिंचाई जो है यह भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन को देखा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है टॉपिक, इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य थोड़ा सा है कि 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख यानी कि भूमि अभिलेख का आधुनिकीकरण नाम से योजना चलाई गई थी। क्या? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख का आधुनिकीकरण करने के लिए एक योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 2008 में चलाई गई थी, इसे याद रखिए। और यहाँ पर इसके अंतर्गत खतौनी के डाटा, खसरा, नक्शा और यह सब जो है कंप्यूटर में फीड किया गया, यानी कंप्यूटरीकृत इसे किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इसे सबसे पहले जो है भूलेख यानी कि जो भी भूलेख यानी नक्शा, खसरा, खतौनी ये सब कंप्यूटर में रखने की प्रथा है, यानी कि सबसे पहले किसने शुरू किया? तो कर्नाटक और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जो कि 100% भूलेख यानी कि 100% कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। ठीक है, तो कौन? कर्नाटक तथा उड़ीसा, 2 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर लाइक वाली बटन दिख रही है इसे भी ज़रूर दबाएं। और यह तो पार्ट 2 था। वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक आता है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और PDF चाहिए तो आ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
yang